फ्लावरिंग प्लांट में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर। जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर वो रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जब कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो जुड़े होते हैं और एक ही रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर.डी. मिश्रा, वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। यूक्रेनियन साइंटिस्ट हैं कैथरीन इसाउ, इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज T20 सीरीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करूंगा। हम इस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस के थ्रू इन चैप्टर्स का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर। फ्लावर में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है और जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाता है। तो फ्रूट और सीड दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लावर, ये होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है फ्रूट, तो ये होगा यहाँ पर ये। थर्ड ऑप्शन है सीड, तो ये भी होगा। तो आंसर जो यहाँ पर है इस क्वेश्चन का वो है सेकंड और थर्ड दोनों, और ये है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मेनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी। किसके ओवरी में कई सारे ओव्यूल होंगे, ये अपने को पहचानना है। कई सारे एग्जांपल्स दिए होंगे। तो एक रिलेशन आप पहले समझ लें कि एक ओव्यूल एक सीड बनाता है यहाँ पर ये। तो एक ओव्यूल एक सीड के इक्विवेलेंट यहाँ पर आप लेकर के चलेंगे तो आपने कई सारे फ्रूट खाए होंगे, किसी के अंदर एक सीड मिलेगा, किसी के अंदर मेनी सीड मिलेंगे। तो एक ओव्यूल एक सीड बनाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। वीट अगर आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है वीट। वीट का जो फ्रूट है वो सिंगल सीडेड फ्रूट होता है यहाँ पर ये। उसके फ्रूट में एक ही सीड होता है, मतलब वीट का जो एक ग्रेन है, एक दाना है, उसके अंदर एक सिंगल सीड है। इसका मतलब उसके अंदर सिंगल ओव्यूल होगा। तो ये नहीं होगा यहाँ पर ये। पैडी, राइस, राइस का भी जो ग्रेन है वो एक फ्रूट होता है, उसके अंदर भी सिंगल सीड होता है। इसका मतलब वो भी सिंगल सीडेड फ्रूट है, मतलब एक ही ओव्यूल इसके अंदर होगा। तो इसका मतलब पैडी भी यहाँ पर नहीं होगा जिसके ओवरी में मेनी सीड मिले, ये पैडी यहाँ पर नहीं होगा। मैंगो आप सभी ने खाया हुआ है, मैंगो के अंदर आप देखोगे तो सिंगल सीड मिलता है। इसका मतलब उसके अंदर भी एक ही ओव्यूल रहा होगा। तो एक ही ओवरी के अंदर एक ओव्यूल वहां पर है, तो इसका मतलब मैंगो के ओवरी में भी कई सारे ओव्यूल नहीं मिलेंगे। अगला देखते हैं पपाया। पपाया का जो फ्रूट है आपने खाया होगा, उसके अंदर कई सारे सीड्स मिलते हैं। कई सारे सीड्स हैं, इसका मतलब कई सारे ओव्यूल उसके ओवरी में रहे होंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है पपाया, जिसके ओवरी में कई सारे ओव्यूल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है वाटरमेलन। वाटरमेलन, जो वाटरमेलन है वो आपने खाया यहाँ पर ये। वाटरमेलन के अंदर भी कई सारे सीड मिलते हैं, इसका मतलब उसके भी ओवरी में कई सारे ओव्यूल होंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर होगा वाटरमेलन, इसके अंदर कई सारे ओव्यूल होंगे। अगला देखते हैं ऑर्किड। ऑर्किड का एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा नहीं होगा इन जनरल। तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी सीड्स हैं, जिनको हम डस्ट सीड भी यहाँ पर बोलते हैं। स्मॉल सीड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइनी सीड्स हैं यहाँ पर ये। ऑर्किड के अंदर कई सारे सीड है, इसका मतलब कई सारे ओव्यूल इसके ओवरी में भी रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्किड है ये एक एग्जांपल होगा जिसके ओवरी में कई सारे ओव्यूल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये 3 एग्जांपल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायकॉट प्लांट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी। डायकॉट में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो एनसीईआरटी में ये दी गई है सीक्वेंस, आपको याद रखनी है। क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सीक्वेंस पढ़ाई गई है। जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस वही याद रखना है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जाइगोट से। जाइगोट डेवलप होकर के बनाएगा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो डेवलप होकर के बनाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद यहाँ पर हार्ट शेप एम्ब्रियो और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर बनता है। तो ये सीक्वेंस देखें किसमें मैच करता है। पहला वाला ऑप्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो प्रो एम्ब्रियो से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जाइगोट लिखा है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें ग्लोबुलर एम्ब्रियो से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो, जाइगोट को लास्ट में रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर जाइगोट है, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर ये। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही सीक्वेंस है। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। जाइगोट है, उसके बाद प्रो एम्ब्रियो, ये तो सही है। प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है हार्ट शेप, तो फोर्थ ऑप्शन का सीक्वेंस भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पोलिन ग्रेन इज जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो पोलन ग्रेन स्फेरिकल होता है, यूजुअली आप देखो उसका शेप स्फेरिकल होता है यहाँ पर, ये उसका साइज भी 25 से 50 के रेंज में यहाँ पर डायमीटर में होता है।
लेकिन इसकी यूनिट अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, जबकि पोलिन ग्रेन बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं यहाँ पर। तो 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है यहाँ पर। स्फेरिकल वाली बात तो बिल्कुल सही है, यूजुअली ये जनरली आप कह सकते हो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर वाले की वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, माइक्रोमीटर होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑल 4 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। अगर हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। कौन से वाले 3 डीजनरेट होते हैं? क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है एलएन में। 4 में से 3 जो डीजनरेट होते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन वाले होते हैं। क्या ऑलवेज माइक्रोपाइलर वाले ही डीजनरेट होंगे? तो ये गलत है, ऑलवेज नहीं। यूजुअली माइक्रोपाइलर वाले 3 डीजनरेट होते हैं, बचता केवल एक है जो चलाजल साइड वाला है, इसलिए उसको बोल देते हैं चलाजल मेगास्पोर। तो सारा डेवलपमेंट इसी से होता है, तो यही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का वो सिंगल मेगास्पोर से होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हो। तो एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जबकि इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर लिखा है ऑल 4 मेगास्पोर, चारों ही यहाँ पर फंक्शनल होंगे, तो ये बात सही नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉलम सेकंड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, चेक करते हैं। ए है यहाँ पर पोलिन टैबलेट। तो आजकल पोलिन ग्रेन को यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट की वजह से। पोलिन ग्रेन के अंदर बहुत सारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, तो आजकल उसको टैबलेट या सिरप के फॉर्म में यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर तो पोलिन टैबलेट जो है उसको एज अ फूड सप्लीमेंट चेक कर रहे हैं, तो ये मैच हो रहा है थर्ड के साथ। सेकंड यहाँ पर है रोजेसी फैमिली। तो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में जो रोजेसी फैमिली है उसमें जो पोलिन ग्रेन की वायबिलिटी है वो फॉर मंथ्स है, यहाँ पर कुछ महीने तक इसके पोलिन ग्रेन जिंदा रहते हैं, यहाँ पर वायबल रहते हैं। पोलिन ग्रेन की जो वायबिलिटी है मेनली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे व्हीट और राइस की जो पोलिन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी 30 मिनट्स है। रोजेसी, लेगुमिनेसी इनकी जो वायबिलिटी है वो फॉर मंथ्स है यहाँ पर है। तो जो रोजेसी है बी है ये मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ। पोलिन बैंक का मतलब होता है यहाँ पर स्टोर करना। तो पोलिन ग्रेन को हम स्टोर करने जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक स्टोर करना है तो हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो पोलिन बैंक ये मैच हो रहा है फोर्थ के साथ -196 डिग्री। पार्थेनियम को आप कैरेट ग्रास भी यहाँ पर बोलते हो, ये इंडिया का लोकल नहीं है, बाहर से आया है, वीट के साथ एज कंटामिनेशन के तौर पर यहाँ पर आया है और धीरे धीरे यूबिक्यूटस होता जा रहा है, मतलब फैलता जा रहा है। तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है, इसके पोलिन ग्रेन भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पोलिन ग्रेन जब हवा में रिलीज होते हैं तो हमारे लंग्स में यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये एलर्जी कॉज करते हैं यहाँ पर, तो ये एरो एलर्जेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो पोलिन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये मैच हो रहा है सेकंड के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट मैचिंग है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मोनोकॉट रूट डिफर फ्रॉम डाइकॉट रूट इन हैविंग। मोनोकॉट रूट में ऐसा क्या है जो डाइकॉट रूट में नहीं है, तो वो चेक करते हैं यहां पर। जैसे पॉली आर्च जाइलम, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है पॉली आर्च। पॉली आर्च का मतलब क्या है पहले वो समझ लें। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो जाइलम के बंडल हैं और फ्लोएम के बंडल हैं रूट में वो अलग अलग होते हैं। जाइलम के बंडल डाइकॉट रूट में 2 to 4 to 2 to 6 यहाँ पर होते हैं। 2 हैं तो डाई आर्च, 3 है तो ट्राई आर्च, 4 है तो टेट्रार्च, इस तरह से बोला जाता है। मोर देन 6 है तो हम उसको पॉली आर्च बोलते हैं। मोनोकॉट के अंदर पॉली आर्च कंडीशन होती है, मतलब मोर देन 6 यूजुअली देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये एक डिफरेंस पॉइंट बनेगा जो मोनोकॉट में है लेकिन डाइकॉट में नहीं है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ। मोनोकॉट की जो पिथ है वो बड़ी होती है, लार्ज है, वेल डेवलप्ड यहाँ पर पिथ होती है, जबकि डाइकॉट की जो पिथ है वो लेस डेवलप होगी, इनकॉन्स्पीशियस होगी, हाईली रिड्यूस्ड होती है। तो ये सेकंड भी यहाँ पर एक डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर बनेगा मोनोकॉट रूट के लिए यहाँ पर। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों है। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड एक्सार्च कंडीशन। जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर वो रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं और अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं। ये डाइकॉट रूट में भी मिलेगा और मोनोकॉट रूट में भी मिलेगा। एक्सार्च कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोटोजाइलम है उसकी पोजीशन पेरिफेरल होगी, मेटाजाइलम उसके रिस्पेक्ट में अंदर होंगे। प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्च बोल देते हैं, तो रूट में एक्सार्च प्रोटोजाइलम यहाँ पर पाए जाते हैं।
तो ये दोनों में मिलेगा, डायकॉट रूट में ही मिलेगा, मोनोकॉट रूट में ही मिलेगा, तो ये डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर नहीं है, ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट है इन मोनोकॉट स्टेम पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वन। तो अगर हम स्टेटमेंट को चेक करें यहाँ पर, तो अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है मोनोकॉट स्टेम का, जो मेज स्टेम का दिया हुआ है, उसमें किनारे की तरफ आप देखोगे तो छोटे छोटे ढेर सारे वेस्कुलर बंडल है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल कई सारे होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। उसके कंपेरिजन में सेंटर वाले को अगर आप चेक करोगे तो साइज में बड़े होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर पेरिफेरल जो है वो जनरली साइज में छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं, और सेंट्रली लोकेटेड जो है वो साइज में बड़े होंगे। स्टेटमेंट 2 यहां पर चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 है वेस्कुलर बंडल ऑफ डायकॉट लीफ आर कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज। लीफ में वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जुड़े रहते हैं, एक ही रेडियस पर होते हैं, और यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं होता, तो आप इसे क्लोज बोलोगे। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए हैं, एक ही रेडियस पर है, तो आप कहोगे कंजॉइंट कोलैटरल। कैम्बियम नहीं है तो आप कहोगे क्लोज। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और प्रेजेंट इन मेज स्टेम। मेज स्टेम के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, कौन सा डायग्राम मेज स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा, चेक करते हैं। पहला वाला जो डायग्राम अगर आप देखें तो ये वेस्कुलर बंडल का डायग्राम है। इसमें जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये है जाइलम, और जो लाइट कलर का दिख रहा है ये है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए हैं, एक ही रेडियस पर है, तो आप इसे कहोगे कंजॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल। बीच में कोई कैम्बियम नहीं है तो आप कहोगे ये क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। अगर हम मेज स्टेम को चेक करें तो ये मोनोकॉट स्टेम है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप के होते हैं, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलता है। तो ये जो डायग्राम है वो मेज स्टेम में मिल जाएगा। बी जो डायग्राम है अगर आप इसको देखें पहचान रहे हैं तो ये मोनोकॉट का डायग्राम है और मोनोकॉट रूट का डायग्राम है यहाँ पर। ये तो मोनोकॉट रूट का डायग्राम है, जबकि क्वेश्चन पूछा है स्टेम से रिलेटेड, तो ये आपको स्टेम में नहीं मिलेगा। सी वाला जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है इसको अगर आप पहचान रहे हैं तो ये डायकॉट स्टेम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सनफ्लावर जो एनसीईआरटी का डायग्राम है सनफ्लावर स्टेम का, वो है यहाँ पर। वेस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर रिंग के फॉर्म में लगेंगे, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेस्कुलर बंडल अगर रिंग में लगे हैं तो वो डायकॉट स्टेम होगा यहाँ पर। तो ये मोनोकॉट स्टेम में आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा। डी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम है वो लीफ का है। अगर हम इसमें और ज़्यादा आइडेंटिफाई करना चाहें कि मोनोकॉट लीफ है कि डायकॉट लीफ है, तो आप देख सकते हो जो मीजोफिल टिश्यू है, मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है वो मीजोफिल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, और वो दो अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। जो ऊपर है वो है पैलिसेड टिश्यू और नीचे स्पॉन्जी टिश्यू है यहाँ पर। तो ये डायकॉट डॉर्सी वेंट्रल लीफ का डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जो ए वाला डायग्राम है वही मेज स्टेम में मिलेगा, बाकी तीनों नहीं मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज मीसोफिल। तो अभी आपने डायग्राम में देखा था अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं मीसोफिल टिश्यू। बात बिल्कुल सही है। रीजन चेक करते हैं। इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन। तो अगर हम चेक करें तो जो वेन है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल है। वेन अगर थिक है तो वेस्कुलर बंडल बड़ा दिखाई देगा, वेन अगर थिन है तो वेस्कुलर बंडल छोटा नजर आएगा। डायकॉट लीफ के अंदर जो थिकनेस होती है वेन्स की वो वेरी करती है, इस वजह से वेस्कुलर बंडल का साइज भी वेरी करता है। जबकि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है वहाँ पर, क्योंकि थिकनेस सेम रहती है वहाँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रीजन जो है, रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आप देख लो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी डिपेक्टेड फ्रॉम द फ्लोरल फॉर्मूला गिवन बिलो। तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है इससे कौन सा कैरेक्टर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये पूछा हुआ है। तो कौन से कर सकते हैं वो देखा जाए। फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कौन कौन से कैरेक्टर फ्लोरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वाले सिंबल से। जी है गाइनोशियम, जी के नीचे लाइन खींची हुई है,
इससे ये पता चलता है कि बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, वो गायनेशियम के नीचे लगे हुए हैं और ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। इस केस में जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, तो इस सिंबल से आपको ओवरी सुपीरियर है इसका भी पता चलता है और फ्लावर हाइपोगाइनस है इसका भी पता चल रहा है। तो ये पहला आप दोगे, ये कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है। दूसरा कैरेक्टर जो है ऑप्शन सेकंड में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है इसका पता इस वाले सिंबल से यहाँ पर चल जाएगा। ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल है, इसमें दो प्लेन को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से परसेंटेज जैसे सिंबल से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूले से हमें एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ये कैरेक्टर भी पता चलता है, तो ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं यहाँ पर एपिपेटलस एंड पॉलीएंड्रस स्टैमेन। एपिपेटलस ये एडेजन है यहाँ पर, ये जब स्टैमेन किसी और स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज होता है तो हम उसको कहते हैं एडेजन, और यहाँ पर ये पेटल के साथ फ्यूज हो रहा है तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोरोला है वो यहाँ पर कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड्रोशियम यहाँ पर जो है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर स्टैमेन ये फ्यूज हुए हैं पेटल के साथ तो फिर इसको इस आर्क के साथ या एक लाइन खींचकर इन दोनों के बीच में इसको जोड़ा जाता है और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एपिपेटलस को। दूसरा देखते हैं इसी में पॉलीएंड्रस, ये वाला कैरेक्टर। पॉलीएंड्रस मतलब जो स्टैमेन्स है वो फ्री होंगे। अगर स्टैमेन्स फ्री हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो फ्लोरल फॉर्मूले में कोई स्ट्रक्चर अगर फ्यूज्ड है तो उसको हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे आप दो कैलिक्स में ये जो सेपल्स हैं 5 सेपल्स, इसको ब्रैकेट में रखा गया है, इसका मतलब ये फ्यूज्ड है, तो फ्यूजन का पता चल रहा है। तो गैमोसिपेलस कंडीशन है, कोरोला में पेटल्स फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये गैमोपेटलस कंडीशन इसका पता चला। लेकिन अगर आप एंड्रोशियम में देखें तो 5 स्टैमेन्स है लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये फ्री है, और फ्री है तो इसे हम कहेंगे पॉलीएंड्रस। तो इसका मतलब एपिपेटलस वाला भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन भी अपने को पता चल रही है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूले से। फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता है ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। अब इसको देखने के लिए हमें फ्लोरल डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट देखना है। यहाँ पर हमें ओवरी नजर नहीं आ रही है, उसके अंदर ओव्यूल नजर नहीं आ रहे, तो हम प्लेसेंटेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फ्लोरल फॉर्मूले से, फ्लोरल डायग्राम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें पूछा हुआ कैन नॉट डिपेक्टेड फ्रॉम फ्लोरल फॉर्मूला, तो फ्लोरल फॉर्मूले से हम एक्साइल प्लेसेंटेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो ये 3 कॉलम बने हुए, तीनों कॉलम में अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है, डायग्राम है प्लेसेंटेशन का, और एग्जांपल्स हैं। इनको अपने को मैच करना है। एलएन क्लासरूम में आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। डायग्राम दिया जाता है नीट में आइडेंटिफिकेशन के लिए, एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसको यहाँ पर देखना है। तो मैच करते हैं। सबसे पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आप सभी को पता होगा, ओव्यूल का अरेंजमेंट इनसाइड ओवरी यहाँ पर है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये अरेंजमेंट होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल लगे होते हैं वो एक मार्जिन पर लगे होते हैं, और ये मिलेगा आपको लेगुमिनेसी फैमिली में, फेबेसी फैमिली में यहाँ पर ये। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो ये 5th वाला आप देख रहे हो, इसमें ओव्यूल ये एक मार्जिन पर लगे हुए आपको दिख रहे हैं, तो ये इसके साथ ये मैच होगा। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन ये 5th वाले के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। इसका अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें एग्जाम्पल, तो लेगुमिनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है पी यहाँ पर ये, तो ये 5th के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पर है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल लगे होंगे वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर लगे होंगे, और एक खास बात और होगी कि यहाँ पर जो ओवरी होगी वो चैम्बर्ड होगी, कई सारे लोक्यूल में डिवाइडेड होगी, और इसमें सेप्टम मिलेगा। सेप्टम मिल रहा है और सेंटर वाले पार्ट पर अगर ओव्यूल लगे हैं तो वो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। ऐसा अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर ये, तो ये सेकंड वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो सेंट्रल एक्सिस वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर ये ओव्यूल इस तरह से लगे हुए हैं और यहाँ पर ये सेप्टम बना हुआ है। इसका मतलब ये एक्साइल प्लेसेंटेशन इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, तो एक्साइल मैच हो रहा है ये सेकंड के साथ यहाँ पर। आप देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे टोमेटो है, चाइना रोज है, लेमन है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और ये मैच हो रहा है ये 4th के साथ में। सी देखते हैं यहाँ पर पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल लगे होंगे वो ओवरी के पेरिफेरल वॉल पे लगे होंगे। तो अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर ये, तो पेरिफेरल वॉल यहाँ पर ये है, और ओव्यूल आप देख रहे हो ये किनारे वाली है, पेरिफेरल वॉल पे यहाँ पर ये ओव्यूल लगे हुए दिख रहे हैं, तो इसे कहो गया पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो डायग्राम को इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, तो जो सी है वो मैच हो रहा है 1st के साथ यहाँ पर ये। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन ये मिलेगा क्रूसीफेरी फैमिली में, उसका एक एग्जाम्पल दिया है मस्टर्ड यहाँ पर ये, और एक एग्जाम्पल अलग से दिया हुआ है आर्जिमोन। तो ये जो फर्स्ट है ये मैच हो रहा है यहाँ पर ये 3rd वाले के साथ, मस्टर्ड और आर्जिमोन के साथ में।
डी यहाँ पर देखते हैं, डी जो यहाँ पर है वो है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल और एक्साइल काफी मिलते जुलते हैं, बस अंतर ये है कि फ्री सेंट्रल वाले में जो ओवरी है उसमें आपको सेप्टम नहीं मिलेगा, बाकी सेंट्रल एक्सिस वाले पार्ट पर ही ओव्यूल लगे हुए मिलेंगे। तो अगर हम चेक करें तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट आप देख रहे हो, इसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस वाले पार्ट में तो लगे हैं लेकिन कोई सेप्टम नहीं है, तो आप इसे कहोगे फ्री सेंट्रल। तो जो फ्री सेंट्रल ये मैच हो रहा है इस थर्ड के साथ में। और इसका डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पर ये, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डायंथस एंड प्रिमरोज। तो ये जो थर्ड है ये मैच हो रहा है सेकंड के साथ यहाँ पर। अगला देखते हैं बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में जो ओव्यूल है ये ओवरी के बेस पर लगा होगा। दो फैमिली के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ये एक तो है एस्टरेसी फैमिली और दूसरा है ग्रामिनी फैमिली। यहाँ पर एग्जांपल देखें तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये दो एग्जांपल हैं जिसमें बेसल प्लासेंटेशन है। अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम मैच करें तो बेसल प्लासेंटेशन का ये फोर्थ के साथ मैच हो रहा है और ये फर्स्ट के साथ यहाँ पर ये मैच हो रहा है। तो करेक्ट मैचिंग अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये, तो ए का फिफ्थ के साथ यहाँ पर मैचिंग है और यहाँ पर ये आप देखेंगे जो बी है वो सेकंड और 4 के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। तो अगर हम देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ये वो इसका एक करेक्ट मैचिंग यहाँ पर है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डायग्राम आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू द लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म, आइडेंटिफाई गिवन डायग्राम। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये दो लीफ दी गई है, पहले तो आप ये पहचानो कि यहाँ पर ये कौन सी लीफ है, सिंपल लीफ है या फिर कंपाउंड लीफ है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो ये कंपाउंड लीफ का डायग्राम है। कंपाउंड लीफ में ए और बी दो डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला वाला डायग्राम अगर हम चेक करें तो आप देखो कि यहाँ पर एक लीफ में जो मिड रिप थी उसके दोनों तरफ यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े लीफ के लगे हुए जिसको हम कहते हैं लीफलेट्स, और इस एक्सिस को एक तरह से इस मिड रिप को अब नाम देते हैं हम लोग रेचिस, और रेचिस कैरेक्टर है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का। तो यहाँ पर रेचिस के दोनों तरफ ये लीफलेट लगे हुए हैं। तो ए जो है वो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। बी अगर आप देखो तो जितने भी लीफलेट्स हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर जुड़े हुए हैं और ये कैरेक्टर है पामेटली कंपाउंड लीफ का। तो आप दोगे पहला वाला ए डायग्राम है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और जो बी है वो पामेटली कंपाउंड लीफ। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें यहाँ पर ये, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ए और बी है पामेटली कंपाउंड लीफ, तो ऑप्शन थर्ड इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो याद रखना यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। एक एक स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट है सीड ऑफ ल्यूपिनस आर्किटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा जर्मिनेट आफ्टर 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। तो आपको पता होगा ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये डेटा याद रखना है। ल्यूपिनस आर्किटिकस जो सीड है जो ये टुंड्रा से निकाला गया है, सबसे ओल्डेस्ट सीड है। इसकी डॉर्मेंसी 10,000 ईयर्स की है। जब इसको प्रॉपर टेम्परेचर सारी कंडीशन दी गई तो ये जर्मिनेट करके इसने नया प्लांट बनाया और फिर यहाँ पर ये फ्लावरिंग भी हुई इसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये डेटा आपको याद रखना है यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एल्ब्यूमिनस सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड भी, और एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म थोड़ा सा बच जाता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करते हैं इन पपाया ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी बोथ आर प्रिवेंटेड। पपाया आपको पता हो तो ये डायोशियस प्लांट है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डायोशियस प्लांट क्या होता है। डायोशियस प्लांट वो होता है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं और मेल फ्लावर अलग प्लांट बॉडी पे आएगा और फीमेल फ्लावर जितने होंगे वो अलग प्लांट बॉडी पर आएंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आ रहे हैं और उसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट बॉडी पर और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट बॉडी पर यहाँ पर आते हैं। तो अगर हम चेक करें अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो उसमें ऑटोगैमी नहीं हो सकती, तो ऑटोगैमी पपाया में नहीं हो पाएगी। दूसरा है गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी आपको पता है इसमें पॉलिनेशन एक ही प्लांट बॉडी पर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होगा। तो यहाँ पर मेल फ्लावर अलग प्लांट बॉडी पर, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट बॉडी पर है, तो यहाँ पर एक ही प्लांट बॉडी पर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऑटोगैमी भी नहीं हो पाएगी और गेटोनोगैमी भी नहीं हो पाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं ओनली क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन कॉमेलिना। ये बात बिल्कुल सही है कि कॉमेलिना के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर आते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो ऑलवेज क्लोज्ड रहते हैं, ये कभी भी ओपन नहीं होते। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि बार बार सेल पॉलिनेशन होता है तो इसमें जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली वेरिएबल इनके अंदर नहीं होते, इनवेरिएबल सीड्स होते हैं, वेरिएशंस नहीं होते। तो ऐसे वेरिएबल सीड बनाने के लिए इन प्लांट्स के अंदर ऐसे भी फ्लावर आते हैं जो ओपन होते हैं।
तो फ्लावर अगर ओपन होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। तो इसका मतलब इस प्लांट के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होंगे जो क्लोज रहते हैं, और चेस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं जो ओपन होते हैं। जबकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओनली, तो इस ओनली वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 4 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला ही अपने को आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला जो यहाँ पर है, कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑलवेज हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो जब कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो जुड़े होते हैं और एक ही रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में। इसमें जो जाइलम है उसके एक तरफ फ्लोएम होगा, एक साइड में फ्लोएम होता है, लेकिन ऑलवेज कहना सही नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा होगा बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली में मिल जाता है, तो उसमें जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है ऑलवेज, तो फ्लोएम ऑलवेज आउटर साइड पर होगा, तो ये बात सही नहीं है, ये अंदर की तरफ भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। इन डाइकॉट रूट आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। रूट में बाहर क्यूटिकल नहीं होती, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, उसको नाम दिया गया है एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा ये रूट में आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप इन रूट। तो आपको पता होगा रूट में जो एंडोडर्मिस है वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है, जिसको आप पढ़ते हो यहाँ पर कि ये सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है, मेनली सुबेरिन की बनी होती है। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं ये एंडोडर्मिस की सेल में मिलती है, लेकिन कहाँ पर मिलती है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो ये मिलेगी टेंजेंशियल वॉल पे, जो उसकी सेल्स हैं उसकी टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल दोनों याद रखना है, वहाँ पर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट रूट एंड स्टेम। तो डाइकॉट के रूट और स्टेम दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द जो डाइकॉट प्लांट है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनके रूट में भी होती है और स्टेम में भी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना है। चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन व्हीट प्लांट रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट क्या होती हैं? जिसमें रूट्स थिन थ्रेड लाइक होती हैं और ये डेवलप होती हैं स्टेम के बेस से। तो आप देखो जो मोनोकॉट है उनमें आपको देखने को मिल जाएगा, और व्हीट यहाँ पर ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, तो इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं, इन चाइना रोज स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू वन बंच कॉल्ड मोनोएडल्फस। चाइना रोज गुड़हल का फ्लावर अगर आपने देखा है तो उसमें जितने भी स्टेमेंस हैं वो सारे के सारे आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन केवल फिलामेंट फ्यूज होता है, एंथर फ्री रहता है। केवल फिलामेंट फ्यूज हो रहा है तो आप इसको एडल्फी बोलते हो। सिंगल ग्रुप बनाता है इसलिए मोनो एडल्फी यहाँ पर पाई जाती है। तो आप देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि चाइना रोज में सारे स्टेमन फ्यूज होकर के एक बंच बनाते हैं जिसको हम मोनो एडल्फस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करते हैं, इन फ्लावर ऑफ लिली स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स कॉल्ड एपीपेटैलस। तो एपीपेटैलस आपको पता होना चाहिए, एपीपेटैलस ये एडेशन का टाइप है जिसमें स्टेमन किसी अदर स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हो रहे हैं। एपीपेटैलस है मतलब पेटल के साथ फ्यूज होगा, एपीटिपेलस होता है मतलब टेपल के साथ फ्यूज होता है यहाँ पर ये। तो आप देखो लिली प्लांट के अंदर लिली जो है यहाँ पर ये लिलियेसी फैमिली का एग्जाम्पल है, इसमें पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ की यूनिट है टेपल, और यहाँ पर जो स्टेमेंस होते हैं वो टेपल के साथ फ्यूज होते हैं, तो कंडीशन होती है एपीटिपेलस या एपीफाइलस भी इसको बोल दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एपीपिटेलस, तो एपीपिटेलस ये सही नहीं है। तो इसमें जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ये। फोर्थ यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फोर्थ है, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड विल अटैच टू द फ्रूट। तो देखें यहाँ पर जो हाइलम है ये जंक्शन पॉइंट होता है ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल जहाँ पर सबसे पहले फ्यूज करते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं हाइलम। तो जब ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये जब ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है
तो यहाँ पर ये और हम उसको फ्रूट से अलग करते हैं तो एक निशान के रूप में आपको ये हाइलम देखने को मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है। पहला स्टेटमेंट है इन सीड ऑफ मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो मेज का अगर आप सीड देखो तो उसका एक सीड एक फ्रूट ही होता है, तो उसमें जो पेरिकार्प है और सीड कोट है आपस में फ्यूज होते हैं। तो जब हम उसको छीलने की कोशिश करेंगे तो जो सीड कोट है वो भी पेरिकार्प के साथ रिमूव हो जाता है और बहुत ही पतला सा होता है, मेम्ब्रेन जैसा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि मेज के सीड में जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस और ये सीड कोट के साथ फ्यूज रहता है। तो ये करेक्ट है यहाँ पर। सेकंड देखते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेजन एंड एडेजन। कोहेजन का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्टेमेन स्टेमेन आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो इसे आप कहते हो कोहेजन। तो फ्लोरल फॉर्मूले से आपको कोहेजन का भी पता चल जाता है कि कोहेजन है कि नहीं। अगर इसमें जैसे आप एंड्रोशियम को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 5 लिखा था, अभी बात हुई थी, तो यहाँ पर 5 लिखा है, कोई ब्रैकेट नहीं है तो आप कहते हो यहाँ पर ये फ्री है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं इसका मतलब ये आपस में फ्यूज्ड है, मतलब कोहेजन है। तो फ्लोरल फॉर्मूले से अपने को कोहेजन का पता चलता है, एडेजन का भी पता चलता है। अभी आपने देखा था यहाँ पर ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें एंड्रोशियम और इसके पहले जो कोरोला लिखा जाता है उसके ऊपर आर्क बनाया जाता है। इस आर्क वाले सिंबल से अपने को पता चलता है यहाँ पर ये कि यहाँ पर एडेजन है कि नहीं। तो फ्लोरल फॉर्मूले से अपने को दोनों पता चलता है, कोहेजन का भी पता चलता है और एडेजन का भी पता चलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड चेक करते हैं यहाँ पर ये इन सोलेनम निग्रम गैनोशियम इज बाइकार्पिलरी एंड ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड ऑन थैलेमस। तो आपने देखा सोलेनेसी फैमिली के अंदर 2 कार्पल होते हैं, बाइकार्पिलरी कंडीशन होती है, बात बिल्कुल सही है। और जो ओवरी है थैलेमस के ऊपर थोड़ी सी टिल्टेड होती है 45 डिग्री पर, ये इसमें एक सेप्टम पाया जाता है, ऑब्लिक सेप्टम यहाँ पर होता है, ओवरी थैलेमस के ऊपर ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है सोलेनेसी फैमिली में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, लीफ इज लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एंडोजिनसली एट द नोड। तो आपको पता होगा जो लीफ लगी होती है वो स्टेम पर नोड पर ही लगी होती है और नोड पर ये डेवलप होती है, तो स्टेम के ऊपर ही लीफ का डेवलपमेंट होता है। लेकिन लीफ का जो डेवलपमेंट होता है उसका डेवलपमेंट का जो ओरिजिन यहाँ पर बोला गया है वो एंडोजिनसली बोला गया। अब ये एंडोजिनस ओरिजिन क्या है, एक्सोजिनस ओरिजिन क्या है? अगर पेरिस साइकिल और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं स्टील, अगर स्टील वाले पार्ट से कोई चीज़ डेवलप होती है तो हम उसको कहते हैं एंडोजिनस इन ओरिजिन। और स्टील के बाहर जो भी पार्ट हैं उससे अगर डेवलप होती है तो हम उसे कहेंगे एक्सोजिनस इन ओरिजिन। लीफ का डेवलपमेंट ये स्टील के बाहर वाले पार्ट से होता है तो आप इसे कहोगे एक्सोजिनस इन ओरिजिन, जबकि यहाँ लिखा है एंडोजिनस और इसी एंडोजिनस की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन यहाँ पर देखते हैं। असर्शन है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज कलरफुल एंड रिच इन नेक्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन इसका देखते हैं, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। जो फ्लावर यहाँ पर चाहता है कि कोई बायोटिक एजेंट यहाँ पर आए और उसका पॉलिनेशन करे, तो बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर यहाँ पर तरह तरह के इंतजाम करता है, कुछ टेक्निक्स डेवलप करता है यहाँ पर। जैसे फ्लावर को बड़ा करेगा ताकि ये इजीली नज़र आ जाए, कलरफुल रखेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो यहाँ पर, नेक्टर रखेगा यहाँ पर उसको ताकि वो खाने के लिए वहाँ पर आए। तो जो इंसेक्ट्स हैं यहाँ पर ये बायोटिक एजेंट है, तो यहाँ पर बायोटिक एजेंट अगर किसी फ्लावर का पॉलिनेशन करने जा रहे हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो फ्लावर ने इंतजाम कर रखा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो असर्शन है वो करेक्ट असर्शन यहाँ पर है। और रीज़न आप दोगे यहाँ पर, ये करेक्ट रीज़न यहाँ पर होगा कि जो एनिमल्स हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे इन चीज़ों की वजह से, और जब उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन भी होगा। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। डेटाबेस क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट के बारे में भी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो डेटा भी अपने को याद रखना है। तो बॉटनी डिपार्टमेंट एज ए सेंटर ऑफ
रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू किसने डेवलप किया था? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी, जो कि है ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर। प्रोफेसर विशंबर पुरी, इन्होंने मॉर्फोलॉजी में काम किया था, आपको पता होगा। के चौधरी, एनाटॉमी में इन्होंने काम किया था। प्रोफेसर आर डी मिश्रा, इकोलॉजी में इन्होंने काम किया था। पंचानन महेश्वरी, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी में काम किया था। तो ये आपको याद रखना है, डेटा याद रखना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1960? तो ये बुक का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, किसने इसको लिखा था वो भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये लिखा था कैथरीन इसाऊ ने। इनकी फोटो भी दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, उनके बारे में कई सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। तो ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये डेटा याद रखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट पी महेश्वरी, तो अभी बात हुई थी पी महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। एंड इंडियन साइंटिस्ट आर डी मिश्रा, वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। यूक्रेनियन साइंटिस्ट हैं कैथरीन इसाऊ, इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसको आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हो, या फिर आप इसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी यहाँ पर बोल देते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड यहाँ पर। एन इटालियन साइंटिस्ट अल्फ्रोंसो कॉर्टी, तो इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से संबंधित यहाँ पर जो इंटरनल ईयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन सम लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वेलन, इट इज कॉल्ड एज। तो देखो लीफ बेस स्वेलन करने की बात हो रही है, तो अगर लीफ बेस फूला हुआ रहता है तो हम उसे एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। विंग्ड पीटियोल जो है यहाँ पर, विंग्ड पीटियोल में पीटियोल के दोनों तरफ लीफ जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, आप लेमन के अंदर देख सकते हैं, सिट्रस का कैरेक्टर यहाँ पर है। रेचिस आपने देखा था पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में, जिसमें रेचिस के दोनों तरफ लीफलेट्स लगे होते हैं यहाँ पर। ब्रैक्ट जो होता है वो पेडंकल के ऊपर, या जिसको आप मदर एक्सिस कहते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और फ्लावर के बेस में, तो फ्लावर के बेस पर ये पेडंकल पर प्रेजेंट होता है ब्रैक्ट। उम्मीद है आपने T20 सीरीज़ के इस एपिसोड को अच्छे से सुना होगा। हमें विश्वास है कि इस सीरीज़ की सहायता से आपके नीट एग्ज़ाम में मार्क्स इम्प्रूव होंगे, और भी टॉपिक्स की सीरीज़ आपको आगे मिलती रहेगी।